तो हमने सेकंड वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया था, जो कि पार्टीज के बारे में डिस्कस करता है। सेलर एंड बायर एंड प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। जो थर्ड पॉइंट है वो क्लेम के बारे में डिस्कस करता है। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है, मतलब कि यहाँ पे सेल हो चुकी है, तो सेलर की क्या क्लेम करेगा, सेलर क्या क्लेम करेगा और बायर क्या क्लेम करेगा। सेलर क्लेम करेगा अपनी प्राइस और बायर क्लेम करेगा प्रॉपर्टी। अगर ए और बी है, तो जो ए है अगर मान लीजिए वो सेलर है, तो वो बी से पैसे मांगेगा, और जो बी है वो प्रॉपर्टी मांगेगा, तो इनका ये क्लेम रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पे जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देखते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्योंकि सेल कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पे ये लोग प्रॉपर्टी या प्राइस नहीं मांग सकते। ये सिर्फ एक ही चीज क्लेम कर सकते हैं, जो कि है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि ये अभी प्रॉमिस प्रॉमिस ही है। सिमिलरली यहाँ पे ये, अगर हम देखें तो ये सेलर बायर है, तो यहाँ पे इसलिए सेलर प्राइस करेगा, बायर प्रॉपर्टी क्लेम करेगा, और प्रॉमिस प्रॉमिस ही है, इसलिए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने इतनी जगह पे काफी सारी जगह अटेस्टेड देखा, हमने सेल देखा तो अटेस्टेड साइंड हमेशा हर जगह लिखा हुआ था। तो हम देखते हैं कि अटेस्टेड मतलब होता क्या है। सो जो अटेस्टेड है वो सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया है, और जो सेक्शन 3 है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। आपको ये पता होगा कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज और डेफिनेशन क्लॉज में अंतर क्या होता है। मैं फिर भी बता देती हूँ। डेफिनेशन क्लॉज में जो भी डेफिनेशंस दी गई हैं, उनको एज इट इज कोर्ट्स को फॉलो करनी है, जैसी दी गई है वैसी की वैसी ही उन्हें फॉलो करना होता है। तो बोला जाए कि जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है वो काफी फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कोर्ट्स अपना इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं इस डेफिनेशन में। हाउएवर जहां भी डेफिनेशन क्लॉज होगा, इसका मतलब ये है कि डेफिनेशन को उसी तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो डेफिनेशन क्लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, और इंटरप्रिटेशन क्लॉज को कोर्ट्स अपने इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 3 में, attested in relation to an instrument means and shall be deemed always to have mean attested by two or more witnesses। इसका मतलब जहां भी अटेस्ट हो रहा है वहां पे मिनिमम टू चाहिए, टू और मोर। ठीक है, ये याद रखिएगा, टू और मोर विटनेसेस, ईच ऑफ whom मतलब उन दोनों ने, हैज सीन द एग्जीक्यूटेंट साइन और इफेक्ट, मतलब जो भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को। अगर आप मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो ये होगा एग्जीक्यूटेंट, साइन और affix his mark to the instrument, or has seen some other person sign the instrument in the presence and by the direction of the executant, या फिर कोई अदर पर्सन को जो कि इंस्ट्रूमेंट को साइन कर रहा है प्रेजेंस में, डायरेक्शन में किसके, एग्जीक्यूटेंट के, और हैज received from the executant a personal acknowledgement ऑफिस साइन और मार्क, या फिर जिसने एक पर्सनल एक्नॉलेजमेंट रिसीव करी है किससे, एग्जीक्यूटेंट से, उसके साइन की, उसके मार्क की, और ऑफ द सिग्नेचर ऑफ सच अदर पर्सन, एंड ईच ऑफ whom हैज साइंड द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट, मतलब इनके प्रेजेंस में उसने साइन किया होना चाहिए, किसने, जो अटेस्टेशन को देख रहे हैं विटनेसेस ने। ठीक है, but shall not but it shall not be necessary that more than one of such witnesses shall be present at the same time, and no particular form of attestation is required। मतलब अटेस्टेशन का कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है जिसमें होना जरूरी है। दूसरी चीज, जरूरी नहीं कि अगर ये जो दो विटनेसेस है, मान लीजिए सी और डी विटनेसेस हैं, वो दोनों ने एक साथ ही करा हो, ठीक है, एक साथ ही प्रेजेंट हो, एक साथ ही विटनेस बने हो, ये नेसेसरी नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब क्योंकि हमने हर जगह सेल के बारे में बात करी है और हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट स्टार्ट करा है, तो हमारे लिए ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आखिर होता क्या है। और क्योंकि अब हम एक बार सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हमें इसको समझना इम्पोर्टेंट और इजी भी हो जाएगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए, पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 5 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। ये बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मींस एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन, अब आप इससे इसके कंटेंट्स निकालिए, एक लिविंग पर्सन होना जरूरी है, जैसे कि मैंने बोला था, हमने सेल में भी वही पढ़ा था। अच्छा, एक चीज और, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, अगर आपको वेन डायग्राम के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी, अगर मैं मानूं कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, तो सेल उसमें एक छोटा सा पोर्शन है।
ठीक है। तो जो भी हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, कि पहले हमें ये पढ़ेंगे कि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता क्या है। तो एवरीथिंग वी रीड अबाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें से कुछ पोर्शन सेल पे अप्लाई होगा, कुछ पोर्शन सेल पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सेल जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में गिफ्ट भी आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में लीज भी आता है ना। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है और सेल उसका एक छोटा सा सब एस्पेक्ट है। तो उसको लेके हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है। So transfer of property means an act by which a living person conveys property in present or in future। मतलब प्रॉपर्टी प्रेजेंट में ट्रांसफर हो सकती है, फ्यूचर में ट्रांसफर हो सकती है, टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। अब किसको ट्रांसफर हो रही है? एक या एक से ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि जो परचेजर हो वो एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, मतलब दूसरे कोई लोग होंगे, लिविंग पर्सन होना जरूरी है। उसके बाद टू हिमसेल्फ और टू हिमसेल्फ and one or more other living persons, and to transfer properties to perform such act। मतलब इस लाइन में उसने तीन तरीके की बातें करी हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होके किसको मिल रही है, या तो अदर लिविंग पर्सन को मिल रही है, ठीक है, या तो वो खुद को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, या तो वो खुद को और अदर लिविंग पर्सन को मिलके ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है। अब दूसरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी। पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई पर्सन अपने आप को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? ए अपने आप को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे करेगा, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये सिचुएशन उन केसेस में आता है हिमसेल्फ वाला, जब एक ही इंसान है, ए ही है, बट वो अलग अलग कैपेसिटीज में है। मान लीजिए ए एक इंसान है, उसकी एक कैपेसिटी है, और दूसरी कैपेसिटी में ए एक कंपनी का डायरेक्टर भी है। ठीक है। अब एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही एक प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी को वो कंपनी के यूज में देना चाह रहा है, पर वो उस कंपनी का डायरेक्टर भी है, तो वो अपनी ही प्रॉपर्टी को अपने ही यूज में लेने आ रहा है। ठीक है। तो वो हिमसेल्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, पर ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो पर्सन दूसरी या फिर अलग अलग कैपेसिटीज में हो। इंसान तो एक है, पर वो कैपेसिटीज अलग है। ठीक है। तो जब वो दूसरी कैपेसिटी में हो, यहाँ एक वो एक पर्सनल इंसान है, यहाँ वो एक कंपनी का डायरेक्टर है, तो अलग अलग कैपेसिटीज में है, इसलिए वो खुद को ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर पा रहा है। और टू हिमसेल्फ एंड अदर, अब मान लीजिए यहाँ पे इसके साथ और भी लोग हैं अदर कंपनी में, बी है, सी है, डी है। ठीक है। तो ये हिमसेल्फ और अदर लिविंग पर्सन हो गए। तो इसका मतलब ये जो तीन लाइन है, टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, पहला लाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है, हिमसेल्फ सेकेंड लाइन यहाँ, और टू हिमसेल्फ एंड अदर लिविंग पर्सन थर्ड लाइन यहाँ। ठीक है। नाउ इन दिस सेक्शन, लिविंग पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है। तो अब याद ये ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कंपनी भी कर सकती है, एसोसिएशन भी कर सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड ना हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आता है कि वो इनकॉर्पोरेटेड होना जरूरी है या नहीं है, तो वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। बट नथिंग हेयरइन contained shall affect any law for the time being in force relating to transfer of property to और by companies, association और bodies of individual। मतलब अगर इनके लिए अगर कोई अदर लॉज बने गए हैं तो इसको ये चीज इफेक्ट नहीं करेगी। पर अगर हम जनरली देखें तो एक कंपनी, एसोसिएशन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये तीनों ही चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इस डेफिनेशन को हम और बेटर तरीके से समझने के लिए इसको अब हम पार्ट्स में समझेंगे। जैसे मैंने आपको अभी सेल पढ़ाया था, तो सेल में हमने काफी सारे कंटेंट समझे, कंटेंट वन टू थ्री फोर। सिमिलरली जैसे सेल के होते हैं, हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के भी बनाएंगे। अब जैसे हमने सेल का बनाया है, हम आगे चल के लीज का भी बनाएंगे, हम उसी तरीके से मॉर्गेज का भी बनाएंगे, है ना। तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी इस कंसेप्ट की। तो अब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, ये बहुत कुछ सिमिलर रहेगा। तो दो, किसी भी प्रॉपर्टी को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो दो पार्टीज होती हैं, एक होता है ट्रांसफरर, दूसरा होता है ट्रांसफरी। ठीक है। अगर हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, सेलर बायर बन जाएगा, जैसे मैंने आपको भी बताया था। ठीक है। अगर हम लीज के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, लेसर
लेसी, ठीक है। मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज में, ठीक है। हम जब हम गिफ्ट में जाएंगे तो वो डोनर, डोनी, ठीक है। इस तरीके से चलता है। तो हमने क्योंकि सेल के बारे में हमें पढ़ना था तो हमने अभी सेलर और बायर पढ़ा था। तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। अब इसमें देखिए ट्रांसफर, इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो ध्यान उसको आप, ठीक है। ट्रांसफर टू हिमसेल्फ बाय ट्रस्ट। अगर उसको खुद को ट्रांसफर करना हो, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एक पर्सनल इंसान, एक एक इंसान है, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी से हट के एक डायरेक्टर भी है किसी कंपनी का, उसको अपनी ही प्रॉपर्टी को अपनी ही कंपनी में यूज करना है, तो वो कैसे करेगा? बाय ट्रस्ट, इसको हम कहेंगे ट्रस्ट से करेगा, और डिफरेंट कैपेसिटीज में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट कैपेसिटीज होना क्या है, इंपॉर्टेंट है। पर्सन कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, जैसे हमने अभी कंपनी पढ़ा, ठीक है, एसोसिएशन पढ़ा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स पढ़ा, तो ये सब क्या है? ये क्या नेचुरल पर्सन है? ये नेचुरल पर्सन नहीं है। हम जूरिस्प्रूडेंस में आगे आगे अभी लीगल थ्योरी में पढ़ेंगे कि नेचुरल पर्सन क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं। तो ये नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो आर्टिफिशियल पर्सन भी पार्टी बन सकता है इस ट्रांसफर का, ठीक है। जैसे अब हम, अब क्वालिफिकेशन हमने सेलर की पढ़ी थी, उसी तरीके से हम यहाँ पे क्वालिफिकेशंस पढ़ेंगे। तो चाहे वो कोई भी इंसान हो, ट्रांसफर ट्रांसफरी, लिविंग तो होना ही चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट उसको होना ही चाहिए। और ओनर हो, अगर वो सेलर है, अगर वो सेल कर रहा है, ठीक है, तो उसको ओनर होना जरूरी है। और क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ ट्रांसफर। अगर वो डोनर है तो उसकी क्वालिफिकेशन अलग होगी, क्योंकि गिफ्ट में अलग तरीके से किया जाता है। अगर लेसर है तो उसकी क्वालिफिकेशन अलग होगी, लेसी है, ठीक है। तो इस तरीके से लिविंग है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, और ओनर, या तो वो ओनर होना चाहिए या फिर क्वालिफिकेशन उसके जो ट्रांसफर है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, ठीक है। वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट तो करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ट्रांसफरेबल होना चाहिए। अब अगर आप सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे, तो सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कुछ ऐसे केसेस बताता है, कुछ ऐसी 10 कंडीशंस बताता है जिनको हम क्या कहते हैं, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं होती हैं। मैं जल्दी से डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि हमको इसको शॉर्ट में डिस्कस करना है। तो जैसे कि फर्स्ट हो गई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन चांस, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी है जो एक ही है नहीं, पर शायद वो एक को मिले, तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या वो ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन चांस, इसमें भी सक्सेशन आता है, जो कि सक्सेशन से मिलने वाली हो प्रॉपर्टी, या फिर विल से कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली हो, ठीक है, या फिर कोई भी अदर चांस, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड अगर हम देखें तो जहां पे मेयर राइट टू री एंट्री, ठीक है, तो मेयर राइट टू री एंट्री ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ राइट टू री एंट्री ट्रांसफर नहीं होता, उसके साथ प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर होती है। सिमिलरली सिर्फ और सिर्फ ईजमेंट, मेयर राइट टू ईजमेंट, ईजमेंट हमेशा प्रॉपर्टी के साथ जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप ये रास्ता ले लो, फॉर एग्जाम्पल ये घर है एक, ठीक है, इस पे जाने का एक यही रास्ता है, और ये एक फॉर्म से निकलता है जो कि बी का है, ये ए का घर है, तो ऑब्वियसली इसको बी का ही रास्ता यूज करना है। तो ऐसा नहीं होता कि ये रास्ता आप किसी को दे दो, ये घर किसी को दे दो, ठीक है। तो ईजमेंट गोज विद द प्रॉपर्टी। सिमिलरली राइट टू री एंट्री गोज विद द प्रॉपर्टी। फोर्थ नंबर पे हम देखें तो आता है पर्सनल इंटरेस्ट। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर सेक्शन 6 को भी देख सकते हैं आप, ठीक है। पर्सनल इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है फ्यूचर मेंटेनेंस। आप देखिए पहले, फ्यूचर मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस जो अभी रिसीव नहीं हुआ है, मिलने वाला है, ऐसा मेंटेनेंस ट्रांसफरेबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो अरियर्स ऑफ मेंटेनेंस होते हैं ना, वो ट्रांसफरेबल होते हैं। सिक्स नंबर पे हम देखते हैं राइट टू स्यू। सिर्फ और सिर्फ राइट टू स्यू भी ट्रांसफरेबल नहीं होता है, मियर राइट टू स्यू, ठीक है। देन पब्लिक पोस्ट, अब ये बहुत सिंपल सी चीज है,
कोई पब्लिक पोस्ट है तो कोई भी इंसान अपना पोस्ट, अपनी सीट, अपनी अथॉरिटी किसी और इंसान को तो नहीं दे सकता ना। तो ये नहीं होगी उसकी सैलरी, जिसको हम बोल रहे हैं अभी यहाँ पे स्टाइपेंड, या फिर पेंशन, किसकी, आर्मी की, नेवी, एयरफोर्स में जो लोग काम करते हैं उन सब की। किसी प्रॉपर्टी के नेचर के अगेंस्ट जाके, अगर वो प्रॉपर्टी का नेचर ही नहीं है ट्रांसफर होने का, तो वो नहीं होगा। उसके अलावा कोई भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर नहीं होता है। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन आप फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़िए, उसमें आपको सेक्शन 23, सेक्शन 24 आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन से रिलेटेड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट जाके ट्रांसफर नहीं होता है। और जो राइट मिला है, अगर मान लीजिए वो राइट ट्रांसफरेबल ही नहीं है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं डिस्क्वालिफाइड, जैसे कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड में एब ओरिजिनल ट्राइब से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं। ठीक है, और ये कुछ प्रोविजंस हैं, ये रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। एबोरिजिनल ट्राइब की प्रॉपर्टी किसी नॉर्मल ट्राइब के इंसान को, किसी नॉर्मल इंसान को ट्रांसफर नहीं होगी, मतलब वो एक्ट ही उस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, तो ये सारी क्या है, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ नहीं होगा जो कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी ट्रांसफरेबल ना हो। फिर हम बात करते हैं मूवेबल और इमूवेबल। तो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो या तो मूवेबल होगी या फिर वो इमूवेबल होगी। अब हम वापस उस स्लाइड पे जाते हैं जहाँ पे हमने मूवेबल और इमूवेबल के बारे में पढ़ा था। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे तो देखिए, इसको थोड़ा अच्छा, थोड़ा हौच पौच हो रहा है, चलिए ठीक है, मैं आपको इसी स्लाइड पे समझा देती हूँ। अब पहले देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करें, तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में तीन चीजें आती हैं: ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और स्टैंडिंग टिम्बर। ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और स्टैंडिंग टिम्बर। अभी स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है, स्टैंडिंग टिम्बर होता है टिम्बर ट्री। टिम्बर ट्री क्या होता है, जिसकी यूटिलिटी हो। इसका मतलब कि उस पेड़ का काटा जाना फिक्स है। अगर कोई पेड़ है और हमें पता है कि हमें इससे टिम्बर लेना है, ये फिक्स है, ये इसका, ये पेड़ को हम काटा, इस पेड़ को काटा जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे से यूटिलिटी है। तो इसका मतलब ये है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आ गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है, डेफिनेटली ये तीन तो आएंगे नहीं, एक्सेप्ट, तो ये एक्सेप्शन बन गया उसके। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, लैंड पढ़ा था। ठीक है, थिंग्स अटैच टू लैंड। थिंग्स अटैच टू लैंड का एग्जांपल मैं दूं तो थिंग्स अटैच टू लैंड मतलब वो चीजें जो कि रूटेड है लैंड में, जैसे कि प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स। ठीक है, उसके बाद थिंग्स परमानेंटली फास्टेड टू थिंग्स अटैच टू लैंड, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको डोर्स का एग्जांपल दिया था। बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड में रेंट हो गया, वे हो गया, फेरीज हो गया, ये सारी चीजें। तो ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफाइड होनी चाहिए प्रॉपर्टी। मैंने पहले भी जैसे डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ और उसके पास है तीन चार प्रॉपर्टीज, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी, राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली। देन ट्रांसफर। अब ट्रांसफर देखिए पर्सन टू पर्सन होता है, यहाँ पे बाय वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन। ये कोर्ट के ट्रांसफर पे नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का डायरेक्शन कोर्ट द्वारा नहीं होगा। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का डायरेक्शन कोर्ट दे रहा है, इसका मतलब कि वो इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हम जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बारे में बात कर रहे हैं वो एक पर्सन टू पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, इन प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन फ्यूचर ट्रांसफर हो सकती है। उसके बाद विद और विदाउट कंसिडरेशन। इसमें हमने देखा था कि जो सेल है वो विद कंसिडरेशन है, जो गिफ्ट है वो विदाउट कंसिडरेशन है। एब्सोल्यूट और पर से एब्सोल्यूट है, सेल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब ओनरशिप चली गई। पर से मतलब कि लीज, सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट गया है। ठीक है, ये चीज रहती है इसमें। जहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है उसको हम पर से कहते हैं, जैसे कि मॉर्गेज। ठीक है, उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मेलिटीज पे। अब आप देखिए, अब जिस तरीके का ट्रांसफर होगा, अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किस किस तरीके के इसके बारे में बात करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल के बारे में। ठीक है, लीज है,
मॉर्गेज है, ठीक है, एक्सचेंज, देन वी हैव गिफ्ट, वी हैव एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है। इतने सारे हैं और ये सब अलग अलग तरीके, इन सबके मैनर्स अलग हैं, ठीक है। तो जिसका जो मैनर हुआ उसके हिसाब की फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेगी। हमने सेल की फॉर्मेलिटीज पढ़ी थी, विद रजिस्ट्रेशन वाली, विदाउट रजिस्ट्रेशन वाली, जिसमें रिटन साइन रजिस्टर्ड हमने पढ़ा था, अटेस्टेशन भी हमने पढ़ा, अटेस्टेशन क्या होता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, काइंड ऑफ ट्रांसफर, इस तरीके से फॉर्मेलिटीज हमें फॉलो करनी होती हैं। हम कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके। क्या एक्सेप्शंस है देखिए, इन सब मामले में हम ये नहीं मानेंगे कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी ए से बी को जा भी रही है, लेकिन अगर इन चार तरीके से हो रही है तो हम ये नहीं मानेंगे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। क्या है? सबसे पहला फैमिली सेटलमेंट, इसमें हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानते। पार्टीशन में हम ट्रांसफर नहीं मानते। कॉम्प्रोमाइज में हम ट्रांसफर नहीं मानते, और रिलीज एंड सरेंडर में भी हम ट्रांसफर नहीं मानते, ठीक है। अब टीपीएस रिलेटेड कुछ तीन और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये एक एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। इसका मतलब और भी ऐसे एक्ट्स हैं जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 76 से लेके जो 123 है सेक्शन, ये हटके अब एक अलग एक्ट बन चुका है जिसका नाम आपको पता ही होगा, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बारे में बात करता है, पर ये कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बारे में बात करता है? मूवेबल, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एग्जॉस्टिव स्पेलिंग यहाँ पे, ठीक है। दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट, मतलब और भी ऐसे एक्ट्स हैं, ये अपने आप में एक कंप्लीट एक्ट नहीं है ट्रांसफर के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये एक सिविल लॉ है, ठीक है, क्योंकि ये सिविल मैटर्स से डील करता है। अब सिविल मैटर्स क्या होते हैं, ये आपको कहाँ से पता चलेगा? सिविल मैटर्स वो होते हैं, उसके लिए आपको सीपीसी में जाना पड़ेगा। सीपीसी में जो सेक्शन 9 बताता है, वो सारे मैटर्स सिविल मैटर्स होते हैं। सेक्शन 9 कौन से दो तरीके के मैटर्स को सिविल मैटर्स बोलता है? वो मैटर्स जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, वो सिविल मैटर्स होते हैं। दूसरे वो मैटर्स जो कि पोस्ट से रिलेटेड हो। तो ये दोनों मैटर्स जो हैं वो सिविल में आते हैं डेफिनेटली। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, इसलिए सिविल मैटर है, सिविल मैटर है। और दूसरा जो ये पोस्ट है, तो ये तो सिविल मैटर होता ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्सटैंटिव लॉ। अब आपने दो तरीके के लॉज पढ़े होंगे, सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल। तो सब्सटैंटिव लॉज क्या होते हैं? वो लॉज जो कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बात करें, वो होते हैं सब्सटैंटिव लॉज, ठीक है। और प्रोसीजरल लॉज वो होते हैं जो कि प्रोसीजर बताएं। अब आप एग्जांपल दीजिए मुझे प्रोसीजरल लॉज का। डेफिनेटली सीपीसी हमारे सिविल में, क्रिमिनल में हमारे पास आएगा सीआरपीसी, ठीक है। तो सब्सटैंटिव लॉ है टीपीटी, राइट्स एंड टीपीए सब्सटैंटिव लॉ है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बात करता है, ठीक है। और दूसरी चीज जो एक और है, यहाँ पे हम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टीपीए जो है वो प्रोस्पेक्टिव है, मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भविष्य लक्षी। सो व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव? इसका मतलब ये है कि इसका जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो आगे आने वाले टाइम से पड़ेगा। ये भी कोई भी इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं पड़ेगा। जो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, जो ट्रांसफर हो चुके हैं पहले, मान लीजिए कि 2000 में एक्ट आया, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव है, मतलब इसके आगे आने वाले सारे मैटर्स पे तो ये लॉ लगेगा, लेकिन इसके पीछे हुए सारे ट्रांजैक्शंस या फिर ट्रांसफर्स पे ये लॉ नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, एंड हम जल्दी से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने सेल देखा, जो कि चैप्टर 3 में आता है, जो कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसमें हमने सेल की डेफिनेशन देखी, और हमने इस डेफिनेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला सेल डिफाइन, दूसरा सेल हाउ मेड जो कि मैनर के बारे में बात करता है, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। हमने कंटेंट्स बनाए सेल के, जिसमें हमने पहला कंटेंट बनाया पार्टीज का, जो कि दो होती है, ट्रांसफर और ट्रांसफरी। उसके बाद हमने सेलर और बायर दोनों की क्वालिफिकेशन डिस्कस करी, जो कि लिविंग होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए, और जो बायर है उसमें विलिंग टू परचेज।
हमने प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करा कि प्रॉपर्टी इमूवेबल होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, स्पेसिफाइड होनी चाहिए। प्राइस के बारे में बात करी कि मनी है ठीक है, मनी होना चाहिए, डेफिनेट मनी होना चाहिए, पेड और प्रॉमिस्ड, पार्टली पेड और प्रॉमिस्ड होना चाहिए। देन हमने ये देखा कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है। देन हमने दो तरीके के ट्रांसफर यहाँ पे देखे, टाइप्स देखे, सेल बाय रजिस्ट्रेशन एंड विदाउट रजिस्ट्रेशन। फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कहाँ मैंडेटरी होगा, जहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 या 100 से ज्यादा होगी, रिवर्जन होगा या फिर इंटैंजिबल प्रॉपर्टी होगी। विदाउट में डेफिनेटली जहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 से कम है वहां सेल विदाउट रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, और वो कैसे होगा, डिलीवरी ऑफ पोजेशन से होगा। देन हमने डिफरेंस देखा, प्रॉपर्टी जहाँ पे एक्चुअली सोल्ड की जाती है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, और जहाँ पे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यहाँ पे सेलर बायर रहता है, वहां पे प्रोमिसर प्रोमिस ही रहता है। यहाँ पे सेलर जो क्लेम करता है वो प्राइस होता है, और यहाँ पे बायर जो है वो प्रॉपर्टी को क्लेम करता है। यहाँ पे दोनों पार्टीज परफॉर्मेंस को क्लेम कर रही हैं। देन सेक्शन 3 में हमने अटेस्टेशन समझा। देन हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को पार्ट वाइज कंटेंट बना के समझा। इसमें भी पार्टीज देखी हमने, ट्रांसफर, ट्रांसफरी, एक पर्सन खुद को कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है हमने वो पढ़ा। कैपेसिटी, अलग अलग कैपेसिटी में होके, ट्रस्ट के थ्रू, नेचुरल हो सकता है पर्सन, आर्टिफिशियल हो सकता है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस, ट्रांसफरेबल, मूवेबल, इमूवेबल, ये सब चीजें देखी हैं। इसके बाद हमने ट्रांसफर देखा कि ट्रांसफर कोर्ट द्वारा नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, विद और विदाउट कंसिडरेशन होगा। फॉर्मेलिटीज देखी, कुछ एक्सेप्शंस देखे। एंड देन हमने लास्ट में ये चीजें देखी कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, सिविल लॉ है और एक सब्सटैंटिव लॉ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।